हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी 2021 जो आपका सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ, उसका रिजल्ट मतलब आंसर की आ चुका है और उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। पार्ट 1 इसका मतलब प्रोवाइड कर दिया गया, ये आपका पार्ट 2 है। मतलब जितना भी पेपर हुआ सारा हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आपको क्या करना है कि अगर आप नए हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ आप अपना, अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं तो आप अपना वहाँ क्या करिए कि जो भी आपका एग्ज़ाम में आया है आर्ट्स और साइंस, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा। उसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा भेजिएगा उतना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करेंगे और आपको हम एक PDF बनाकर प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपके पास भी वो प्रश्न चला जाएगा और आपके वाला प्रश्न किसी और के पास, मतलब आपको एक तरह से एक संग्रह किया हुआ प्रीवियस ईयर प्रश्न मिल जाएगा। तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा कि यह किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। आप अगर एग्जाम में भी तैयारी करने के लिए मतलब सोच ही रहे या शुरू किए हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि आपको ये मालूम चल जाएगा किस तरह से प्रश्न पूछता है। प्रश्न हार्ड नहीं, स्मार्ट तरीके से प्रश्न पूछता है। तो बस आपको यही करना। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और आप देखिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा इससे हेल्पफुल होने वाला है। मतलब बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा तापी नदी, तापी नहीं यहाँ लिखना चाहिए था, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका जो आंसर होगा सतपुड़ा श्रेणी, यानी सतपुड़ा। आपको मालूम है कि बिंद श्रेणी और एक सतपुड़ा श्रेणी है। इसका जो उद्गम होता है कहाँ से होता है, सतपुड़ा श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहां आपको जो दिया गया क्या क्या पूछ सकता है, जो दिया गया ऑप्शन में, तो ऑप्शन में दिया गया था मानसरोवर झील। तो ये मान लीजिए, बस आपको क्या करना है, दिमाग में इसको सेट करना इस तरह से। ये मान लीजिए कि क्या मानसरोवर झील है, मानसरोवर, ये मानसरोवर झील है। ये क्या है, मानसरोवर झील। तो इधर से निकलता है, निकलती है, क्योंकि गंगा तो स्त्रीलिंग है इसलिए निकलती है। तो यहाँ से निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ से कौन सा निकलता है, इस साइड से निकलता है। यानी मानसरोवर झील से किसका उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम होता है। आपका सिंधु का हो जाएगा, सतलज का हो जाएगा। तो ये जो भी नदी है इसका उद्गम स्थल है। तो इधर से क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र। और इस साइड से आपका हो जाएगा सिंधु, सिंधु। और यहाँ पे मानसरोवर झील के नीचे जस्ट यानी एक राक्षस ताल झील है, मतलब इसी में ऐड है, मानसरोवर झील में ही पड़ता है राक्षस ताल। तो आपको हम फिगर से क्या होगा ना कि माइंड में आपका छप जाएगा। जब इस तरह से दिमाग में रहता तो क्या होता, क्लिक हो जाएगा आपको। को इस साइड से निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी, यानी मानसरोवर झील के पूर्व से निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी, पश्चिम से सिंधु नदी और दक्षिण से राक्षस ताल झील से कौन सा निकलता है। कभी कभी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो मानसरोवर झील ही होगा और राक्षस ताल झील भी देता है, दोनों देता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहां से निकलता यानी निकलती है सतलज नदी। कौन सी नदी, सतलज नदी। तो इतना आपको ध्यान देना। और देखिए गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी, यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी। तो प्रश्न कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, कौन सी नदी हिमालय पार से नहीं आती है। तो जो सिंधु ऑप्शन में देता है, ब्रह्मपुत्र ऑप्शन में देता है, सतलज ऑप्शन में देता है और गंगा देता है। तो गंगा है जो हिमालय पार से नहीं आती है। ये आपको जो उत्तराखंड में ही इसका उद्गम स्थल है। और कौन सा जगह, गंगोत्री से निकलती है गंगा
और यमुनोत्री से निकलती है यमुना। अगर आपसे सिंधु पूछ लेगा तो मानसरोवर झील से, ब्रह्मपुत्र पूछेगा मानसरोवर झील से, सतलज नदी मानसरोवर झील से, और इसी में क्या पड़ता है राक्षस ताल झील। यानी राक्षस ताल झील से कौन सा नदी का उद्गम होता है? सतलज नदी का। ठीक है, आप इतना ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पूछा ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है सतपुड़ा, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट मतलब जो पूछेगा आपसे क्या क्या पूछ सकता है, एक आप अमरकंटक नोट करिए, जो भी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। अमरकंटक, तो अमरकंटक से हो जाएगा, अमरकंटक इधर से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, नर्मदा, और ऊपर से सोन जो गंगा में जाकर मिलती है, सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? अमरकंटक से, नर्मदा अमरकंटक से। और आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी नदी एक्सचुरी बनाती है। ठीक है, तो आपको हो जाए नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको इतना ध्यान में देना है। तो यहाँ पूछा प्रश्न कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका जो आंसर होगा सतपुड़ा। और मानसरोवर झील अगर आपसे पूछेगा तो क्या होगा? तो मानसरोवर झील तो आपको बता ही दी है किस नदी का उद्गम स्थल है। जो मानसरोवर झील है इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है राक्षस ताल झील में, यानी मानसरोवर झील में ही पड़ता है। अमरकंटक से सोन और नर्मदा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। और कब दिए थे? 1943 में। 1943 में कब दिए थे? तो 1943 में। आप इसको याद रखिएगा, 1943। ठीक है। महात्मा गांधी कैरो या मारो का नारा। जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल, यानी पाकिस्तान के संस्थापक एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गर्मियों के मौसम के समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसूनी वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्राय किस नाम से संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए है काल बैसाखी, जेठ धराएं, आम्र वर्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उस टाइम के जो आम होता है, क्या होता है, पकने का टाइम रहता है, तो जो बारिश होता है ना, आम को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया आम्र वर्षा। आम्र वर्षा, या माँ में र लगा होगा, आम्र वर्षा। और जेठ धराएं, तो जेठ धराएं पूछ लेता कि जेठ धराएं है जो किस मंडल में बहता है, यानी किस मंडल में चलती है। तो जो जेठ धराएं है यह समताप मंडल में, लिख लीजिए इसको, समताप मंडल। समताप मंडल। और समताप मंडल में ही कौन सा परत है जो प्रबंगिनी किरणों से हमें क्या करती है, बचाती है? तो ओजोन परत। ओजोन परत। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी भी पूछ सकता है। प्रश्न पूछेगा कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। और मौसमी घटनाएं किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में। मंडल कितना? टोटल 5 है। पहला जो समताप मंडल है, क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, और उसके बाद जो हो जाएगा बहिर मंडल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आम्र वर्षा। एक है काल बैसाखी, तो काल बैसाखी को कहाँ जाना जाता है? इसी को हम लोग उड़ीसा या पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। जो पूर्व मानसूनी वर्षा है, इसी को उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। तब इसको नोट कर लीजिएगा कि काल बैसाखी के नाम से कहाँ लोग जानते हैं? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। कौन सा वर्षा को? तो पूर्व मानसूनी वर्षा को, जिसे हम कर्नाटक या केरल में आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, हैदर अली कहाँ का शासक था? तो जो हैदर अली था यह मैसूर का शासक था। और इससे क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है उसको आप नोट करिएगा।
तो प्रश्न पूछ सकता है जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध, तो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो इससे प्रश्न पूछ सकता है आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध, तो आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है? तो आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था, 4 गो युद्ध हुआ था। पहला जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो 1900 में युद्ध हुआ नहीं था कोई भी। 1767 से लेकर 69 तक हुआ था। 1767 से लेकर 69 तक हुआ था पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से लेकर 69 के बीच। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो हैदर अली, हम यहाँ लिख देते अली, आप इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा, हैदर अली वर्सेस अंग्रेज, यानी ENG कर दे, अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें क्या होता, हैदर अली जीत गया था और अंग्रेज हार गया था। और उस समय के गवर्नर जनरल आपसे पूछेगा, तो वेरेलस्ट। तो आपको इतना ध्यान रख, कब युद्ध हुआ था? तो 1767 से लेकर 69 तक हैदर अली और अंग्रेज के बीच, जिसमें हैदर अली जीत गया था और मद्रास के संधि से समाप्त हो गया। मद्रास के संधि से समाप्त। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, समाप्त हो गया। और इस समय का जो गवर्नर जनरल था वह वेरेलस्ट था। इसका कार्यकाल ही था 1767 से लेकर 69 तक। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पे नहीं, इसी में जो सेकेंड युद्ध हुआ था, सेकेंड युद्ध, तो जो सेकेंड युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1780 से लेकर 84 के बीच। 1780 से लेकर 84 के बीच हुआ था जो सेकेंड युद्ध हुआ था। और सेकेंड युद्ध में हैदर अली का मृत्यु हो गया था। यानी आपसे पूछेगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, या तो प्रश्न ये पूछेगा कि हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। हैदर अली की मृत्यु, तो हम लिख देते हैं अली जी का मृत्यु हो गया, यानी हैदर अली की मृत्यु। और एक कब हुआ था? तो लिख सकते हैं 1782, यानी 1782 में हो गया था। और इसके बाद जो नेतृत्व कौन किया था? नेतृत्व जो इसका पुत्र है कौन था? टीपू सुल्तान के पास चला गया। नेतृत्व टीपू सुल्तान, ठीक है, नेतृत्व टीपू सुल्तान, जो नेतृत्व किया टीपू सुल्तान के पास चला गया। और उस समय के जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। अब ध्यान दीजिए, एक है वारेन हेस्टिंग और एक है लॉर्ड हेस्टिंग। तो जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, कौन था? वारेन हेस्टिंग, जिसने रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और जो सुप्रीम कोर्ट बनाया, हाई कोर्ट, सभी इसी के समय में हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में नहीं आपको पढ़ा सकते हैं। ये हो जाएगा नेतृत्व टीपू सुल्तान, और मंगलौर संधि से समाप्त हो गया। तो संधि पूछता है और कब हुआ से पूछेगा। जो हैदर अली की मृत्यु तो जरूर पूछेगा। मंगलौर संधि से समाप्त,
संधि से समाप्त हो गया। ठीक है, और नेतृत्व कौन किया था हैदर अली मृत्यु के बाद? आपसे पूछेगा प्रश्न जरूर कि हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था? जो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, एक कब हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 1792। कब हो जाएगा? 1792। और किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त। संधि से समाप्त। हम शॉर्ट में लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, आप इसको लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, हम बोल देंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त। और एक कब हुआ था? 1792 में। और नेतृत्व कौन किया था? तो आपको मालूम होगा कि टीपू सुल्तान ने किया था। और जो इस समय का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से लेकर 93 तक था। और इसी ने, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जाते जाते अस्थायी बंदोबस्ती लागू करके गया था 1793 में। तो प्रश्न पूछेगा कि अस्थायी बंदोबस्ती किसने लागू किया? तो आपको हम लिख देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 3 को बंदोबस्ती है, तो हम कभी जब आएगा प्रश्न तो तीनों को हम आपको लिखा देंगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि अस्थायी बंदोबस्ती लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया। लागू डेट देखे बहुत कम ज़्यादा पूछता, किसने लागू किया ये आपसे पूछ लेगा। अस्थायी बंदोबस्ती। और एक फोर्थ था जिसमें टीपू सुल्तान का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया। टीपू सुल्तान का मृत्यु तो किस युद्ध में हो गया था? तो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। और एक कब हुआ था? तो 1799 में। और इसके बाद जो शुरू हुआ था टीपू सुल्तान की मृत्यु, आप लिखिएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु। टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो दोनों प्रश्न पूछेगा कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुआ और किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ। और इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? सहायक संधि। और इस समय का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली, और लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता है। तो सभी प्रश्न पूछेगा, जो निकल रहा है, जो यहाँ से जुबान से जो निकल रहा है, हम आपको बोल रहे हैं, सभी प्रश्न पूछेगा, क्योंकि हम आपको ऐसे टॉपिक बता रहे हैं जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। तो लॉर्ड वेलेस्ली को क्या कहा जाता है? बंगाल का शेर। ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, बहुत ज्यादा हम लोग इसको पोस्टमार्टम कर दिए। अब इधर आते हैं प्रश्न पे। तो हैदर अली कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। यहाँ एक प्रश्न दिया है हैदराबाद, अवध। तो हैदराबाद को, जो हैदराबाद था, इसको सबसे पहले सहायक संधि में शामिल किया गया था 1798 में, हैदराबाद को। और अवध को कब शामिल किया गया था? 1801 में। 1801 में। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, इसको कलेक्ट करने में कम से कम 4 से 5 आवर लगता है। इसको कलेक्ट करने में कितना टाइम लगता है? 4 से 5 आवर। तो आपको आराम से पढ़ना है, क्योंकि आपको मटेरियल एक जगह संग्रह करके मिल रहा है। क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा किताब से खोजेगा तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एक जगह कलेक्ट करके आपको बताया जाता है। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए और नोट करते जाइए, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको रिवाइज करें, जब भी प्रश्न आएगा तो आपको हम सारा रिवाइज कराएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात में स्थित है? तो जब नाभिकीय शक्ति रिएक्टर एक आता, हमको आपको जो लिखा देंगे, जो एग्जाम में पूछेगा। तो एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछ सकता है उसको नोट करिए। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कैगा। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। कैगा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में।
कैगा, कैगा कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा तारापुर, तारापुर, तारापुर हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछेगा काकरा, काकरापार, तो ये कहाँ हो जाएगा? गुजरात, गुजरात। अगर आपसे मान ली पूछ दिया नरौरा, तो नरौरा जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी में, नरौरा। नरौरा, सॉरी यहाँ नरौरा लिखागा, ये कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश यानी यूपी में, ये आपका हो जाएगा यूपी। इसी में एक और लिखिएगा कलपक्कम। तो नाम से कुछ लग रहा है कि दक्षिण भारतीय राज्य का नाम है कलपक्कम, कलपक्कम कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु, तमिलनाडु, कलपक्कम कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु। और यह भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय, क्या हो जाएगा? नाभिकीय शक्ति रिएक्टर है, सबसे बड़ा। तो आप इसको भी ध्यान देना। तो एक बार आप रिवाइज कर लिए, कैगा कर्नाटक में है, तारापुर पूछेगा तो महाराष्ट्र, काकरापार गुजरात, नरौरा यूपी यानी उत्तर प्रदेश, कलपक्कम तमिलनाडु। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसमें पूछा इनमें से कौन सा नाभिकीय शक्ति रिएक्टर गुजरात में स्थित है? तो आपको पता है तारापुर कहाँ स्थित है? तारापुर आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र। कहाँ वह स्थित है? महाराष्ट्र। तारापुर जब स्थित है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में। नरौरा हम बताया आपको, नरौरा कहाँ हो जाएगा? तो यूपी यानी गुजरात, सॉरी यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश ही होता है। तो गुजरात में स्थित है। तो अभी हम आपको लिखा है गुजरात में कौन सा स्थित है? तो काकरापारा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से डॉट डॉट के प्रति जवाबदेह होती है। जो मंत्री परिषद है मेन रूप से किसके प्रति होता है? लोकसभा। अगर आपसे पूछ देगा कि लोकसभा किस अनुच्छेद में है, जो लोकसभा है यह किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा अगर आपसे पूछेगा तो देखिए हम आपको यहां से सिंपल आपको बता रहे हैं। अगर आपसे पूछेगा सरला, सरला से आपको याद रखना है सरला। तो सद से हो गया संसद, रस हो गया राज्यसभा, राज्यसभा, लस हो गया लोकसभा। लोकसभा तो राज्यसभा यानी संसद बोलेगा तो 79 यानी 79, राज्यसभा बोलेगा तो 80 यानी 80, और लोकसभा बोलेगा तो 81 यानी 81। तो सरला से आप याद रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा। अगर आपसे पूछेगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री तो ये जो आपको हो जाएगा आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में इंडिया का एक प्रधानमंत्री होगा, इसमें बताया गया। किस आर्टिकल में बताया गया? तो आर्टिकल 75 में। राज्यसभा के बारे में आपको बता ही दिए कि इसमें 80 और संसद 79 और लोकसभा 81।
अगर आपसे पूछेगा राष्ट्रपति तो अनुच्छेद 52 यानी 52 में बताएगा कि भारत के राष्ट्रपति होगा। अगर उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो आर्टिकल 63। अगर आपसे पूछेगा उपराष्ट्रपति, पीएम पूछेगा कि आर्टिकल 75 पीएम यानी एक भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए, किसमें बताया गया है? आर्टिकल 75 में। वही अगर आपसे पूछेगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो ये किसमें बताया गया? 52। राष्ट्रपति के बारे में किसमें बताया गया? 52। और राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है, ये अनुच्छेद 61 में बताया गया। और राष्ट्रपति क्षमा दान कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 72 में बताया गया। अगर यही आपसे पूछे लगेगा उपराष्ट्रपति, अगर आपसे उपराष्ट्रपति पूछेगा तो 63 यानी 63 अनुच्छेद 63 में बताया गया। और दोनों पे महाभियोग जो चलाया जाएगा यह अनुच्छेद 61 के तहत बताया गया, तब इसको ध्यान दीजिएगा। और एक आप याद रखिए राज्यपाल, तो राज्यपाल के बारे में बताया गया कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, यह किस अनुच्छेद में बताया गया? तो ये जो अनुच्छेद बताया गया है अनुच्छेद 153 153, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि फिल्म कुंजागल के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोटरडम 2021 में टाइगर पुरस्कार प्रदान किया गया। ये आपका करेंट का क्वेश्चन है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। तमिल में यानी तमिल भाषा को प्राप्त किया गया, यानी किस भाषा को दिया गया, ये प्रश्न पूछ रहा है कि फिल्म कुंजांगल को 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोटरडम 2021 में टाइगर पुरस्कार प्रदान किया गया, यानी तमिल फिल्म को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तमिल फिल्म। यहाँ बोर्ड के भी दोबारा ऑप्शन नंबर यही दिया गया, जो बोर्ड देगा आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए आज शायद आप देख सकते होंगे इस प्रश्न को। पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? तो मैग्मा का मुख्य स्रोत कौन सा है? मेंटल बोले तो बीच वाला भाग। पृथ्वी देखिए 3 भागों मेन रूप से है, तो 3 भाग अगर मेन रूप से है तो एक भाग जो ऊपरी वाला भाग हो जाएगा क्रस्ट हो जाएगा, क्रस्ट। एक भाग हो जाएगा मेंटल, एक भाग क्या हो जाएगा? मेंटल, और एक भाग हो जाएगा कोर, ठीक है। मेंटल 2 भागों में होता है, एक इनर एक आउटर, एक यानी इनर होता है, एक आउटर यानी एक बाहरी एक आंतरिक। उसी तरह से कोर भी होता है 2 भाग में, यानी एक इनर कोर और एक आउटर कोर। आप यहाँ देख सकते हैं इनर क्रस्ट लिखा, आउटर क्रस्ट लिखा, ठीक है। तो ये टोटल मिला के 5 भागों में बढ़ जाता है, यानी मेंटल भी 2 भागों में बढ़ता है और कोर भी 2 भागों में बढ़ता है। एक भाग बढ़ता है इनर कोर और एक आउटर कोर, उसी तरह से मेंटल बढ़ता है आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। तब इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें प्रश्न पूछेगा क्रस्ट है जो किससे बना होता है? तो ये जो आपका हो जाएगा सियाल से बना होता है, सियाल। तो सियाल से आपको याद रखना है, सियाल से आपको क्या क्या याद रखना? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। कभी एल्यूमिना होता है मेन रूप से, तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम याद रखिएगा, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। अगर आपसे पूछेगा मेंटल, तो मेंटल में होता है सीमा, और हम सीमा से बनाएंगे सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। और कोर पूछे तो होता है नीफे, और नीफे से हम लोग क्या बनाएंगे? नीफे से बनाएंगे तो आप समझ सकते हैं Na यानी निकेल और Fe यानी लोहा,
Na यानी निकेल और Fe यानी लोहा। ठीक है, इतना ही प्रश्न पूछेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मेंटल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि PSLV C-37 ने डॉट डॉट उपग्रहों को सफलतापूर्वक सूर्य समकालिक कक्षाओं में ले जाकर स्थापित करके एक रिकॉर्ड बनाया, यानी कितनों उपग्रहों को? तो 104। तो इसमें क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है आपको याद रखना है। तो इसमें याद रखना है कि चंद्रयान-1 चंद्रयान फर्स्ट को हम 1 लिख दे रहे हैं। चंद्रयान फर्स्ट को कब प्रक्षेपित किया गया? तो 22 अक्टूबर 2008 को इसको प्रक्षेपित किया गया। और किस यान से? तो PSLV C-11। यही अगर आपसे पूछ लेगा चंद्रयान 2 तो चंद्रयान 2 हो जाएगा, एक कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 22 जुलाई 2019। और एक किस यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो GSLV मैक यानी MK3। ठीक है, और एक आप लिखिएगा मंगलयान। इसको कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को किस यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो PSLV S-25 के द्वारा। तो आपको इतना ध्यान देना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शायद अब आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इनमें से किसमें निवेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो जो प्रधानमंत्री संपदा योजना जो मुख्य रूप से था कृषि का आधुनिकीकरण करना, यानी कृषि बर्बादी को कम करना था। तो कृषि बर्बादी को कम करना था, तो यह किससे रिलेटेड है? यानी खाद्य प्रसंस्करण से, खाद्य सामग्री से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 3 हो जाएगा। बाकी ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं, शिक्षा तो होगा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा नहीं, स्वच्छ भारत मिशन होगा नहीं। तो एक ऑप्शन बचेगा सी। तो कभी कभी ऑप्शन से भी छांटना पड़ेगा आपको। तो ये कब लॉन्च हुआ था? तो अगस्त 2017 में। तो हम आपको लास्ट में बताएंगे क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, यानी ध्यान से आपको जो एग्जाम में पूछे। तो ये योजना के आप जरूर पढ़िएगा। योजना आपसे एक ना एक पूछ ही लेगा, और जो भी आपको जगह स्पेस से रिलेटेड उसको आप जरूर देखिएगा। और मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, एक देखिए मूल कर्तव्य, एक मौलिक अधिकार है, और एक राज्य का नीति निर्देशक। इससे प्रश्न एग्जाम में ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप इस तीनों को देखिएगा जरूर, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। इससे प्रश्न जरूर पूछेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कि भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1992। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि फैक्ट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, देखिए एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? तो 1975 में, तो आपको ही मालूम है, और अप्रैल में, लेकिन यहाँ मेन डेट पूछ दिया यानी छोटा डेट, तो इसका जो सही जवाब होगा 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को। तो आप देखिए यहाँ 19 है, तो यानी 19 अप्रैल 1975, आप इसको याद रखिएगा। और इसका वजन कितना था? तो 360 ग्राम। कभी कभी ऐसा प्रश्न भी पूछ देता, और पूछा भी है, पूछ दिया था कि जो पहला जो चंद्रयान था उसमें रोवर का वजन क्या था। सही था, ऐसा ही करके कुछ प्रश्न था। इंडिया का फर्स्ट उपग्रह है, ठीक है, और एक कहां से प्रक्षेपित किया गया था? तो रूस यानी सोवियत संघ से, सोवियत संघ द्वारा। और किस यान द्वारा? तो कॉस्मोस 6M के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और कब? 19 अप्रैल 1975 को। अगला प्रश्न है, 1948 में अर्ली इंस, हाँ, 1948 में अर्ली इंस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, तो आप पुस्तक भी जरूर एक बार देख लीजिएगा, जो पुराना वाला और नया वाला दोनों देख लीजिएगा। तो अर्नेस्ट मैके, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1993 में। इसको कब लागू किया गया था? तो 1993 में इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं, सेम प्रश्न है, देखिए रिपीट हो गया कि पद्मावत के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? तो मैंग्रोव वन वहां पाए जाएंगे जहां क्या होगा? मैग्मा, यानी मैग्मा, ज्वार भाटा ये सब जो प्रभावित होता है, मैग्मा जैसे ज्वालामुखी सब होगा, वहीं मैंग्रोव वन पाए जाएंगे जहां ज्वालामुखी फूटेगा। तो ऑप्शन ए देख सकते हैं, विंध्य पर्वत क्षेत्र में, थार मरुस्थलीय क्षेत्र में, ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में, उच्च हिमालयी क्षेत्र में। तो जहां ज्वार भाटे से प्रभावित तट होगा वहां क्या होगा? मैग्मा यानी निकलेगा, ठीक है, तो वहां मैंग्रोव वन पाया जाएगा। तो आपको ध्यान देना, और ये पाया जाएगा तटीय क्षेत्र में, जो भी तटीय नीचे वाला जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में पाया जाएगा, क्योंकि उधर ही क्या होगा? सबसे ज्यादा ये सब जो क्रिया होता है, ज्वार भाटा ये सब वाला क्रिया समुद्र के किनारे ज्यादा होता है। तो समुद्र किनारे वाला जो भी एरिया भारत का, वहां ही सबसे ज्यादा, जैसे में हो गया कर्नाटक, केरल वाला क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाया जाता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है? तो क्रिस गेल, कौन नहीं जाना था जग में क्रिस गेल को? तो ये तो सबको जानता है, क्रिस गेल। अगला प्रश्न है, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ट्रैक बॉल आपको, अगर आप माउस देखे होंगे तो माउस की तरह ही ट्रैक बॉल काम करता है। बस ट्रैक बॉल है जो बच्चों गेम खेलते हैं ना, गेम इंटरनेट पे, जैसे मैं लैपटॉप इस पे जो भी कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, तो माउस से प्रॉब्लम होता है। तो ट्रैक बॉल क्या होता है? एक हैंडल की तरह धरने लायक होता है। तो बस माउस की जगह हम लोग ट्रैक बॉल का
यूज करते हैं किसमें, गेम उम जब खेलते हैं तो ये क्या होता है, इनपुट देता है इधर से, और आउटपुट में जैसे क्या होता है मोनेटर, मोनेटर बोले तो क्या, जो डिस्प्ले दिखाता है, तो ये आपका आउटपुट करने का मतलब बाहर और इनपुट करने का मतलब अंदर जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और मोनेटर कौन सा डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस। और माउस भी पूछेगा तो इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल और माउस सेम ही है, माउस है तो हम लोग गेम खेलने में यूज इसको नहीं कर सकते क्योंकि फास्ट उतना नहीं खेलेंगे, तो ट्रैक बॉल को यूज करते हैं हम लोग फास्ट खेलने में। आप बच्चा लोग को देखे हुए हैं कभी, मतलब हैंडल वगैरह से धर के खेलते रहता है। अगर हम आपके सामने होते तो आपको समझा देते। तो अगला प्रश्न है, हाँ, रियो 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में महिलाओं की एकल बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता था। बहुत ही ज्यादा पुराना करंट भी पूछ दिया। पुराना देखिए इसलिए ओलंपिक से पूछता क्योंकि ओलंपिक जो होता है 4 साल के बाद होता है, और अभी हाल ही में 32वां ओलंपिक कहाँ हुआ, टोक्यो ओलंपिक, जिसमें भारत ने 7 पदक जीता। तो आप इसको एक बार जरूर देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछेगा इससे रिलेटेड। और जो भारत का जो रैंक है, कैमा रैंक है, 48 नंबर रैंक पे भारत है। और इसका जो आपको हो जाए उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक कौन था, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत जो हॉकी खिलाड़ी हैं, और उद्घाटन समारोह में ये थे ध्वज वाहक, और समापन में कौन थे ध्वज वाहक, ए बजरंग पुनिया। समापन समारोह में जब आपसे पूछेगा ध्वज वाहक उद्घाटन समारोह में कौन थे, तो उद्घाटन के समय मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम, और यही समापन का अगर पूछेगा तो बजरंग पुनिया। और ये कहाँ हुआ था, टोक्यो जापान में। कैमा ओलंपिक था, तो 32वां। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन कहने के बाद ये क्या थे, एक कृषि वैज्ञानिक थे जो हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं भारत में। और हरित क्रांति कब हुआ था, 1966 से 67। और इसमें क्या एक प्रश्न पूछा, किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, यानी किस पंचवर्षीय योजना, तो चौथा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 29। लेकिन आपको यहां जरूर पढ़ के जाइएगा, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इससे प्रश्न ऐसा ना हो कि प्रश्न ना पूछे, इससे प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, तो आपको जरूर देख के जाना। अगर हम लोग वही अनुच्छेद 21 के ए में बारे में बात करें, तो जो 21 का ए है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देता है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, और ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। वही अनुच्छेद 21, तो 21 के बारे में बात करें तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जी सकता है, उसको ये संविधान में मतलब संरक्षण दिया गया। लेकिन आप स्वतंत्र वहीं तक है जहां तक दूसरे के स्वतंत्रता का हनन ना हो, वहीं तक आपको स्वतंत्र माना जाएगा। वही अनुच्छेद 24 के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जितना इम्पोर्टेंट लगा लीजिए तीनों। कारखानों में बाल श्रम का क्या देता, अधिकार का निषेध देता। कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध ये किस में दिया गया, तो अनुच्छेद 24 में। यानी 14 वर्ष से जो कम बच्चे रहेंगे उनको कारखानों में क्या करना है, मतलब काम पे नहीं लगाना। कोई भी कारखानों, ये नहीं, कोई भी वैसा फैक्ट्री हो गया, वैसा होटल हो गया, जहाँ अगर बच्चों को लगाया जाता है तो उनको क्या माना गया, कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध माना गया। ये बताया गया अनुच्छेद यानी आर्टिकल 24 में, इसके बारे में बताया गया कि आपको जो भी 14 वर्ष से कम बच्चे हैं उनको आपको काम पे नहीं लगाना है। अगला है कि नाम द्रोलिंग
मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटक। अगला प्रश्न है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। ये तो आपका रीजनिंग का प्रश्न हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ देखेंगे पाचन, श्वसन, मल त्याग, ये आपका क्या शारीरिक यानी क्रिया, एक तरह से ये होता शारीरिक क्रिया, लेकिन टीकाकरण ये आपका क्या हो जाएगा, ये नहीं है शारीरिक क्रिया। अगला प्रश्न, भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो गोवा वाले बीच पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। और ये कहाँ? तो पश्चिमी तट पे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा असम में। असम एक सिंह गैंडा वाले प्रसिद्ध है, एक सिंह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और इसको कब शामिल किया गया था? तो 1885 में। 1885। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद 1985 है या 1800। यहाँ पे 1800 नहीं, 85 होना चाहिए, 1985 ही होगा। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो उत्तर प्रदेश। वही जिम कॉर्बेट, तो उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। पेरियार, तो आपका केरल हो जाएगा। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एकमात्र मिश्रित है जो इसको यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। और हाल ही में शामिल किया धौलावीरा को, जो 40वां भारत का आपका हो जाएगा यूनेस्को में शामिल होने वाला क्या हो जाएगा स्थान, जो 40वां है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल होने वाला। तो आपसे पूछ ले 40वां कौन सा है? तो धौलावीरा। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। और वही 39वां के बात करें तो रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में स्थित है। तो नया वाला जो आपका करेंट है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, वो भी पूछ सकता है प्रश्न, ठीक है। तो इसका आंसर होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और यहां से एक और प्रश्न आप याद रखिए, देखिए याद है, भारत के कितने शहर को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया? तो 2 हैं। कौन कौन है? अहमदाबाद और एक जयपुर। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है और जयपुर है जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अहमदाबाद को कब शामिल किया गया था? तो 1917 में। और जयपुर की बात करें तो 2019 में। अभी 1917 बोल दिए क्या? नहीं, अहमदाबाद को 2017 में शामिल किया गया था और जयपुर को 2019 में। तो कभी कभी बुला जाता है, तो अगर बाय मिस्टेक मान लीजिए बुला गया तो आप उसको, अगर मान लीजिए आपको ये लगता है कि गलत है तो आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, इसमें क्या दिक्कत है? हो जाता है क्योंकि हम भी इंसानी है, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। स्लिप ऑफ टंग, यानी टंग फिसल जाता है, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। अगला प्रश्न, भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? तो यहाँ अगर इंग्लिश नहीं रहता तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिखा गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर एक क्या लिखा गया? प्रेस एक्ट। और इसको कब शामिल किया गया था? 1878 में। किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड लीटन के द्वारा लागू किया गया था। तो प्रस्ताव दिया था तो लॉर्ड लीटन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इसको हटाया कौन था? तो रिपन। और लॉर्ड मेयो के बारे में बात करें तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 में अनियमित था, और जो 10 वर्ष पे हर प्रत्येक साल होता है, यानी 10 वर्ष के बाद जो भी जनगणना होता है, इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। तो अब दोनों को याद रखिएगा।
1881 में लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना जो 10 वर्ष पे होता है प्रत्येक साल नहीं 10 वर्ष पे होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लिटन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो नाम में ही छुपा हुआ है। तो नाम में अगर आप देखिएगा ब्रिक्स, पहले था ब्रिक, अब हो गया ब्रिक्स। ब्रिक्स BRICS तो ब्रिक्स में हो जाएगा 20 से ब्राजील हो जाएगा, ब्राजील 20 से ब्राजील, आर से रसिया यानी रूस, आई से यानी इंडिया यानी भारत, एस से चीन, ठीक है, एस से क्या हो जाएगा चीन, और एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। और एक काम शामिल हुआ था जो साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका, इसको कब शामिल किया गया था? तो 2010 में, और इसका स्थापना हुआ था 2009 में। ब्रिक्स का स्थापना ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। और जो इसका 2021 में कहाँ होगा बैठक? भारत में। तो आपको ये को इसमें से याद रखना कि कहाँ होगा, भारत में 2021 में होगा। बस इसी तरह से आपको आगे बढ़ाते जाना। तो 2022 में चीन में होगा, 2023 में दक्षिण अफ्रीका में, मतलब इसी तरह से आपको क्रम बाय क्रम आगे बढ़ाते जाना है। एक आपको याद रखना और क्रम बाय क्रम आगे बढ़ाते जाना है। ब्रिक्स, तो ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका को कब शामिल किया गया था? 2010 में। और अफ्रीका महादेश का एक देश है। तो और इसी को हम बोलते हैं, आपसे ये भी पूछ लेता 5R किस संस्था का, ये जो 5R है किस संस्था का है? तो ब्रिक्स का ही है। 5R यानी कहने का मतलब 5 देशों का ये समूह है, जिसमें 5R, जिसमें भारत को होता है रुपया, तो उसी तरह से ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, तो ये आपका हो जाएगा 5R मिलकर बनता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा ब्रिक्स का सदस्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्राजील। अगला प्रश्न है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय स्थित है बासल। कहाँ स्थित है? बासल। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1930 में। 1930 में 17 मई 1930 को बासल स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न आज के लिए हम लोग इतना ही कलेक्ट किए थे। तो फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कलेक्ट करेंगे ऐसे ही प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में। तो आप अगर वीडियो शुरू से लास्ट तक अगर देख रहे हैं तो समझ लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ आपको इसका PDF दे दिया जाएगा और आपके पास जो भी प्रश्न अगर आप एग्जाम दिए तो उसका भी आप वहाँ स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिएगा।